आप बिट से पढ़ाई करते हो, आईएम से पढ़ाई करते हो, बड़े बड़े कॉलेज से पढ़ाई करते हो, जब बिजनेस ही करना था तो आप फिर इतनी पढ़ाई क्यों करें? मैं भी ऐसे सोचता था, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था कि यार मैं क्या पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे को तो धंधा करना है, इधर सिखा नहीं रहे ऐसे कुछ। बट उसी दिन रात को यू आर एन एवरेज ऑफ द 4 people you are around with। अगर आप एक अच्छे कॉलेज में जा रहे हो तो आपके पास अच्छे माइंड होंगे, और अगर आप थोड़ा अच्छे कॉलेज में जा रहे हो तो अच्छे माइंड नहीं मिलेंगे आपको। इंडियन्स सेविंग माइंडसेट से धंधा करते हैं। जब हम घर में भी देखते हैं, हम सब लोग सेविंग्स के बारे में बात करते हैं। 100 रुपये कमा रहे हैं तो हम लोग 8 रुपये या फिर 10 रुपये 20 रुपये कैसे सेव करने के लिए कोशिश रहती है अपनी। कभी ये नहीं सोचते कि यार 100 रुपये जो कमा रहा हूँ 200 कैसे कमाऊँ मैं। नहीं सोचते। और ऑन एवरेज कितना रेवेन्यू करते हैं ये लोग? बेस्ट परफॉर्मिंग स्टोर है, 26 लाख करता है, बिल्कुल रिलायंस के बगले में है। तो कैसे कर रहे हो रिलायंस के बगल में 26 लाख? ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसाइट है हमको जो मिला था। मैंने 2010 में एक ट्रेन का टिकट खरीद लिया था। अपने पापा को कॉल किया, मैंने बोला कि मैं वापस आ रहा हूँ, मैं पढ़ाई नहीं करूँगा। और सॉरी सर, वेलकम टू द एमएचएस स्टार्टअप शो। थैंक यू। पर आप इतने टफ स्पेस में क्यों आए, मेरे को ये बताइए। आप रिटेल स्टोर बहुत टफ है यार, टफ है, लेकिन अगर आपका पैशन है तो करने में कोई तकलीफ नहीं होती है। हाँ। तो काफ़ी पैशनेट हूँ मैं इस चीज़ के, ग्रॉसरी के वेरी स्पेसिफिकली लेके। बचपन से देखा हुआ है कि मेरे नाना जी जो हैं उन्होंने काफ़ी बिजनेसेस किए हुए हैं। फिर पहले ग्रॉसरी स्टोर करते थे, कपड़े के दुकान करते थे, और फिर उन्होंने राइस मिल से सब चालू किए हैं। तो उनको देखते देखते काफ़ी इंस्पिरेशन आया था मेरे को कि करना है करके। तो बचपन में जब 10 का था तभी डिसाइड कर लिया था कि धंधा करना है कुछ भी करके। हाँ। तो और ग्रॉसरी स्पेस काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता था मुझे। मैंने 2013 में एक बार ट्राई किया था, बिकॉज हम लोग गांव में चावल का राइस मिल है। तो हमने क्या किया था, मैं सोच रहा था कि यार हम लोग जो राइस बनाते हैं वो एक बैग 800 या 900 रुपये के लिए बेचते हैं, और हैदराबाद में वही लोग 1200 रुपये खरीद रहे हैं। मुझे लगा बहुत मार्जिन है यहाँ पे, तो उधर से सामान लेकर आके फिर यहाँ पे बेच देते करके सोचा था मैंने। सप्लाई चेन और ये सब तो उस टाइम के तो समझ में नहीं था, बट जब स्टार्ट किया समझ में आया कि यार ये सब थोड़ा और सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा करके, फिर वो चला नहीं। उसके बाद फिर 2015 में मैंने वाइजैग में ऑनलाइन ग्रॉसरी का सपना देखा था। सोचा कि यार ऑनलाइन ग्रॉसरी कर देता हूँ या फिर वहाँ पे डिलीवरी कर दूंगा, सब कुछ कर दूंगा करके। लेकिन घर वाले थोड़े परेशान हो गए थे कि यार ये हर बार नौकरी छोड़ के आ जाता है, कुछ ना कुछ करता है, और हमने इसको बिट्स में जाके पढ़ा है इसलिए कि यार ये आके दाल चावल बेचेगा, हम बेच दिए, वही बहुत बड़ी बात है। तो उन्हें इतना इंकरेजमेंट नहीं था। और जब भी लोगों से बात किया तो समझ में आया कि यार बहुत ही कुछ अलग ही दुनिया है यहाँ पे। थोड़ा और एक्सपीरियंस बिल्ड किया हमने स्टार्टअप्स में, और फिर ये स्पेस के बारे में और रिसर्च किया, समझा कि ये भी कैसे रिलायंस, डीमार्ट, ये सब लोग इतने बड़े हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं ऐसे अलग, जो नॉर्मल दुकान है ये लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उनके जितना मार्जिन्स दे पा रहे हैं, उनके जितना डिस्काउंट्स क्यों नहीं दे पा रहे हैं। ये सब बहुत समझा, सोचा। और उसी टाइम पे 2019 में मेरे को फाउंडर नीरज और मैं बातें करने लगे, और हमको लगा कि यार दोनों का इसी स्पेस में इंटरेस्ट है, और जितना हम रिसर्च करते चले गए उसने समझ में आया कि तो काफ़ी बड़ा मार्केट है और बहुत कुछ कर सकते हैं। तो फिर हमने वो छलांग ले लिया। बट वही है, सबसे बड़ा चीज़ ये है कि हम लोग पैशनेट है इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लेके। बट मेरा सवाल ये आ रहा है, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो मतलब सबके मन में आ सकता है कि आप बिट से पढ़ाई करते हो, आईएम से पढ़ाई करते हो, बड़े बड़े कॉलेज से पढ़ाई करते हो, वहाँ पे एक तो होना ही बहुत टफ होता है, लोगों का बहुत मेहनत करके उसमें आया जाता है। तो जब बिजनेस ही करना था तो आप फिर इतनी पढ़ाई क्यों करें? बिल्कुल सही बोला आपने। तो मैं भी ऐसे सोचता था, और 2010 में मैंने 3rd ईयर में था बिट्स में। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था कि यार मैं क्या पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे को तो धंधा करना है, इधर सिखा नहीं रहे ऐसे कुछ। ये पॉइंट। तो मैंने 2010 में एक ट्रेन का टिकट खरीद लिया था। अपने पापा को कॉल किया, मैंने बोला कि मैं वापस आ रहा हूँ, मैं पढ़ाई नहीं करूँगा और मेरे को तो कुछ धंधा करना है। बट उसी दिन रात को वेरी मतलब सिनेमैटिक की तरह ही उसी दिन रात को मैंने स्टीव जॉब्स का एक वीडियो देखा था। अच्छा। स्टैनफोर्ड का उनमें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्पीच था उनका, कनेक्ट द डॉट्स करके। ठीक है। तो तब मेरे को एक रियलाइजेशन हुआ कि देखो यार, जो कुछ भी कर रहे हो आप, मुझे लगता था यार कभी एडअप नहीं होगा करके। बट उनका वीडियो देखने के बाद मेरे को लगा कि यार ठीक है, चलो कोशिश करते हैं, देखते हैं पढ़ाई में और क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन ठीक है, पढ़ाई नहीं करना है तो कॉलेज में बहुत कुछ चीज़ें थे जो कर सकते थे। वैसे ही मैंने एक NGO ज्वाइन किया था उसी टाइम पे कॉलेज में, और मैंने ना अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट चेंज कर दिया था लाइफ का। यार देखो, बाद में जाके धंधा करना है,
खुद का कुछ करना है तो ये एनजीओ है, बिना पैसे का आप एनजीओ को सस्टेनेबल कैसे कर सकते हो। प्रॉब्लम स्टेटमेंट बदल दिया मैंने अपने आप के लिए, और फिर मैंने वहाँ पे काफ़ी कोशिश किया, बहुत काम किया मैंने एनजीओस में। मैं बिहार, झारखंड, यूपी, ये सब के रूरल जगह पे जाता था, बातें करता था लोगों से, समझता था कि भाई खुद उनके लाइफ कैसे हैं और वो एनजीओ के लिए पैसे कैसे लेकर आना है बिना कुछ फंडिंग के माध्यम से, या फिर कहीं और से पैसे कैसे लेकर आना है, ये सब उसी में सीखा मैंने। एंड फिर मेरे को समझ में आया कि भाई देखो, ये जो भी सीख रहा हूँ ना, ये कभी ना कभी एडअप होगा। अगर मेरे पास, मैं बिट्स में जाता नहीं तो मेरे पास वैसे वाला अपॉर्चुनिटी मिलता ही नहीं था। मैं यहाँ पे शायद पता नहीं कुछ भी करता था, बट जैसे बिट्स में गया, मैं अभी रिफ्लेक्ट करता हूँ, इतने दोस्त जो बनाए, मेरे को फाउंडर मेरे को वहीं पे मिला, और मेरे जो फर्स्ट राउंड का जो एंजल फंडिंग था सुपर के का, काफ़ी सारे बिट्स के लोग थे जिन्होंने फंड किया था, फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो ये आपको ना वो सवाल जब भी मन में आता है कि यार क्यों जाना है करके, मेरे को लगता है कि कॉलेज से ना आपको काफ़ी ओपन माइंड मिलता है। अब प्रॉब्लम देखने का नज़रिया बदलता है आपका, और जैसे स्टीव जॉब्स ने बोला कनेक्ट द डॉट्स, मतलब वो जब एंड पे होता है तभी वो कनेक्ट होता है, सब कुछ दिखता है आपको। पता नहीं, मतलब अगर मैं बिट्स नहीं जाता फिर भी सुपर के खोलता या नहीं मेरे को नहीं पता, उसका फॉर्म फैशन अलग होता, बट कॉलेज डेफिनेटली बहुत गेट्स ओपन करता है अपने लिए। किसी वीसी के पास जाके बात करते हैं, या फिर किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सन के पास जाके बात करते हैं। मैंने देखा है कि मेरे जो दोस्त हैं मे बी, या फिर मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं जो नॉट फ्रॉम सो गुड कॉलेजेस हैं, बहुत लोगों के पास ना कॉन्फिडेंस नहीं होता है Right. किसी को अप्रोच करने के लिए। किसी कलेक्टर को मीट करना है आपको, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को मीट करना है, या फिर किसी बड़े ऑफिसर को मीट करना है, थोड़ा ना मैंने देखा है कि इतना सेल्फ डाउट होता है बहुत लोगों के लिए। बट ये अच्छे अच्छे कॉलेजेस से आने के बाद मैंने बहुत लोगों को देखा है, इनमें ना सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है, और प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अप्रोच करने का तरीका बदल जाता है। तो मेरे को लगता है कि ये जो कॉलेजेस हैं कॉन्फिडेंस बूस्टर्स हैं, बट इनको ऐसे मत देखिए कि यार ये आपको पढ़ा देंगे कि आप धंधा कर पाएंगे करके। बिकॉज लाइफ में कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी होता है। तो ये आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देंगे, जिससे आप आगे कुछ भी कर सकते हो। आगे कुछ भी कर सकते हो, एंड ये आपको एक रीइंफोर्समेंट देता है कि यार देखो, हमने ना पूरे इंडिया में 2 लाख 3 लाख लोग हर साल एग्जाम देते हैं। राइट। आपको एक छोटा सा कॉन्फिडेंस मिलता है, यार हम तो ना आउट ऑफ दैट 1-2 लाख जो बिट्स के लिए एप्लीकेशन देते हैं, हम तो उस 800 लोग में से एक हैं। हाँ। ऐसा नहीं कि कोई और गलत है करके, या फिर दे आर नॉट कैपेबल वाला बात नहीं है। ये है कि आपके लिए कॉन्फिडेंस देता है। अब जो कुछ भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डील करते हैं, वो काफ़ी इंटेलेक्चुअली डील कर पाते हो आप, क्योंकि यू आर एन एवरेज ऑफ द 4 पीपल यू आर अराउंड विद करके मेरा वो फिलॉसफी है। तो देखो, इसमें 2 चीज़ आ गई। मतलब अगर आप एक अच्छे कॉलेज में जा रहे हो तो आपके पास अच्छे माइंड होंगे, और अगर आप थोड़ा अच्छे कॉलेज में जा रहे हो तो अच्छे माइंड नहीं मिलेंगे आपको। अच्छे माइंड नहीं मिलेंगे वैसा बात नहीं है, बट कम मिलेंगे, और आपको ना वो कंसिस्टेंटली एफर्ट डालता रहना पड़ता है टू बी आउट ऑफ द क्राउड। कॉलेज आपको कॉन्फिडेंस देता है और अच्छे लोगों के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है, जहाँ से आपका नज़रिया बदल जाता है। तो अभी आप ये प्रूव कर देंगे, मतलब पढ़ाई करोगे, अच्छी जगह जाओगे, अच्छे माइंड के साथ में बैठोगे उठोगे, तो अच्छा काम आगे कर सकते हो। डेफिनेटली। बिकॉज हम सोच सकते हैं कि यार मेरे को ना इससे पढ़ाई करने से पहले मेरे को लगता है कि यार धंधा करना है, बट जब मैं कैंपस में गया, बिट्स में गया, तब समझ में आया यार एंटरप्रेन्योरशिप नाम का कुछ शब्द होता है करके, तब समझ में आया। और फिर दुनिया देखने का नज़रिया बदल गया, और कुछ बड़े बड़े प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पकड़ने के लिए वो मोटिवेशन आया। और जैसे फिर मैं अच्छे स्टार्टअप्स में गया, तब तक तो मेरे पास यही लगता था कि यार मेरे पिताजी के पास तो पैसे नहीं है, मैं कैसे स्टार्टअप करूंगा, कुछ मैं कैसे करूंगा, मुझे लगता है कि कोई ना कोई मेरे को पैसा देगा करके लगता था। बट वीसी नाम का कभी शब्द मैंने सुना ही नहीं। जैसे फिर बिट्स के बाद अच्छे जॉब्स में मैंने ज्वाइन किया, तब मैंने वीसी का नाम सुना, समझ में आया कि यार कोई आपके आइडिया पे पैसा भी देता है और बोलता है कि यार आप
ट्राई करो। तो ये सब चीज़ें मेरे को नहीं लगता था कि मेरे लाइफ में ये सब के बिना, बिट्स के बिना या फिर मेरे जो पुराने कंपनीज हैं उनके बिना हो सकता था करके। तो अभी आप ये इतने टफ स्पेस में हो, रिटेल स्टोर में हो, मतलब अब मेरे को थोड़ा बताओ कि रिटेल स्टोर जो है वो कैसे इवॉल्व हो रहे हैं, मतलब पहले कैसे थे, अभी कैसे इवॉल्व हो रहे हैं? अगर मैं बैंगलोर का बात लेता हूँ आपके लिए, तो मैं बैंगलोर में 10 साल से आ रहा हूँ बैंगलोर। मैं अभी रहता हूँ बैंगलोर में, बट उससे पहले मैं आता जाता रहता था। तो मैंने बैंगलोर में ये देखा है कि मे बी नॉट सब पार्ट्स ऑफ बैंगलोर में, बट मैं HSR स्पेसिफिकली इन एरियाज में जहाँ पे मैं बहुत बार आया हूँ, मैंने देखा है कि यार हर अपार्टमेंट के बगल में एक छोटा सा दुकान रहता था। वहाँ पे आपको दूध मिलता था या फिर कोई सब्जी मिलती थी या कुछ शैम्पू के सैचेट वैचेट मिल जाते थे। और फिर 1 साल बाद आया मैं, और 2-3 साल बाद आया था मैं, और मैंने देखा कि ये जो दुकान थे ये थोड़े बड़े हो गए, उनमें और कुछ चीज़ें मिलने लगे। हाँ। और हर गली में जब 5 या 10 स्टोर थे, अभी वो 3 या 4 स्टोर बन गए थे। और फिर कोविड आया। कोविड के बाद जब मैं आया था फिर से बैंगलोर, और मैंने देखा कि ये दुकान ना काफ़ी बड़े हो गए हैं, और 5,000 स्क्वायर फीट के, 6,000 स्क्वायर फीट के हो गए हैं और ब्रांडेड हो गए हैं। तो ये बैंगलोर में जो आप देख रहे हो, और फिर इसके बाद अपने क्यूकॉम या फिर ई-कॉम ये सब जो आते हुए देख रहे हो, मतलब कंज्यूमर के नीड बदल रहे हैं, उसके हिसाब से रिटेल भी बदल रहा है। बट हमारा ये पॉइंट है कि ये सब जो चीज़ें बदल रही हैं ना, ये टायर 1 बैंगलोर सिटीज़ में बदल रही हैं। जो छोटे गांव हैं उनके लिए कभी किसी ने मॉडल सोचा ही नहीं है, और वहाँ पे हम लोग पहले वाले होने चाहते हैं जो ये बदलाव लेकर आएंगे। अच्छा, अभी ज़्यादा नहीं है Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में आप ये नहीं देख रहे हो? Tier 3 Tier 4 में आपको इतने सारे रिलायंस के स्टोर्स नहीं दिखेंगे, डीमार्ट्स नहीं दिखेंगे, मोर्स नहीं दिखेंगे, स्पेंसर नहीं दिखेंगे आपको। हाँ। ये सब उनके जो ऑपरेशन करने के तरीका है, कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड आउटलेट्स जो हैं, ये बड़े फॉर्मेट स्टोर्स के लिए काफ़ी काम आते हैं। ओके। बट आप मान लीजिए एक 10,000 का कोई गांव है, वहाँ पे डीमार्ट नहीं आ पाएगा। बट ऐसा नहीं कि वो कंज्यूमर कुछ अलग है, वो कंज्यूमर भी आप और मेरे तरह इतने सारे इंस्टाग्राम रील्स देखता है या फिर यूट्यूब का शॉर्ट्स देखता है, तो उनको भी पता है कि मामा अर्थ का ये शैम्पू होता है या फिर एरियल का ये लिक्विड डिटर्जेंट होता है। तो वो लोग वीडियोस में देखते हैं लेकिन एक्सप्लोर नहीं कर पाते, बिकॉज अपॉर्चुनिटी नहीं है। अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो हम लोग वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं बहुत सारे जगह पे ऐसे। तो कैसे, मतलब क्या बेसिकली क्या करते हो आप वहाँ पे? तो हम लोग जो करते हैं उसके से पहले ये बताना ज़रूरी होता है कि आज का शॉपिंग कैसे होता है, नॉर्मल कस्टमर का लाइफ में शॉपिंग कैसा होता है। हम सब ने किराना स्टोर्स में शॉपिंग किया हुआ है, हम सबके घर में शॉपिंग होता है। और घर में शॉपिंग कैसा होता है, मम्मी एक लिस्ट लिखती है, फिर पापा को लिस्ट पकड़ाती है। पापा जाके वो कोई ग्रॉसरी शॉप के सामने खड़े होते हैं और पूरे सामान जो मम्मी ने लिस्ट दिया हुआ है बिना कुछ चेंज किए हुए, पापा की इतनी मतलब डेयरिंग नहीं है कि वो लिस्ट में कुछ चेंज कर दे। राइट। जो मम्मी ने ग्रीन कलर की सैचेट बोली है तो ग्रीन कलर का ही लेकर आना है और कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। तो वो सामान लेकर आ जाते हैं और घर में वही सामान रहता है। इसका एक इंग्लिश में होता है, व्हाट यू बाई इज व्हाट यू बाई ऑलवेज। हाँ। तो घर में जो आ गया है उसी को बार बार खरीदते हैं, क्योंकि इसमें ये चीज़ें होते हैं कि घर में जब लिस्ट बनती है, मम्मी आप देखिए डब्बे ओपन करके देखती है कि कौन सा सामान ख़त्म हो गया करके, तो मम्मी वैसे लिस्ट लिखती है और पापा को देती है। अभी हम क्या चेंज कर रहे हैं कि लोगों को बाहर खड़े होके सामान खरीदने के बजाय हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे जो स्टोर्स हैं वो 200-300 स्क्वायर फुट नहीं है, 800 स्क्वायर फुट है। तो आप अंदर आके कुछ खरीद सकते हो, आप अंदर आके एक्सप्लोर कर सकते हो सामान जो कुछ भी लेना है आपको। एक लेडी के साथ हम लोग बात कर रहे थे और वो लेडी ने बोला, सर हमने उनसे पूछा कि सुपर के आने के बाद आपका लाइफ में क्या चेंज हो, क्या बदलाव आया। उन्होंने बोला, सर मेरे घर में ना अभी मैं बाथरूम क्लीनिंग बहुत ही आसानी से कर रही हूँ करके।
यार हमके लिए तो सरप्राइज था। हमने पूछा कि मैडम आप बताना क्या चाहती, वो आप क्या बोलती हैं कि आपने कभी बाथरूम क्लीनिंग के लिक्विड विक्विड ये सब नहीं देखे हैं क्या? नहीं सर मैंने देखे हैं लिक्विड, टीवी में आते हैं, मुझे लगता था कि थोड़ा महंगा होते हैं ये सब चीज़ें। और जब मेरे हस्बैंड ने बोला कि यहाँ पे सुपर के का एक शॉप, वो लोग शोरूम बोलते हैं उसको, शॉप नहीं बोलते हैं, बिकॉज अंदर जा सकते हैं तो उनको शोरूम बोलते हैं। सुपर के का शोरूम खुला है तो हम लोग अंदर गए हैं और मैंने देखा कि यार ये क्या बोलते हैं, एक लिक्विड टॉयलेट क्लीनर है, बाथरूम क्लीनर है, ये ट्राई करती हूँ। अभी तक मैं सर्फ यूज़ करके बाथरूम साफ़ करती थी, बट अभी लिक्विड लेकर आई तो मेरा क्लीनिंग एक्सपीरियंस काफ़ी बदल गया और मैं बहुत रेगुलरली क्लीन करती हूँ घर में। तो हम लोग ये जो ट्रांसिशन है बाहर खड़े होके सामान खरीदने से लोगों को अंदर लेकर जाके सामान खरीदने का आदत बना रहे हैं, और उसके वजह से वो लोग काफ़ी और कुछ चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमने ज़िंदगी में ये कभी नहीं सोचा था कि यार हमारे स्टोर में प्रिंगल के चिप्स बिकेंगे। 80 रुपये 90 रुपये के चिप्स है, मैं जितना मतलब कितना भी हूँ, मेरे को लगता है काफ़ी महंगा चिप्स है, मुझे नहीं लगा कि कोई ख़रीदेगा भी करके। बट जब हमने ट्राई किया था हमने देखा कि यार लोग, बिकॉज वो अंदर आ रहे हैं, उन्होंने ये डब्बा देखा, अच्छा कुछ नया लग रहा है ख़रीद लेते हैं करके, तो उन्होंने ख़रीदा है। वाह। तो बहुत ऐसे प्रोडक्ट्स हैं हमारे स्टोर्स में जो बिकते हैं, वो नॉर्मल मार्केट में उनको मिलते भी नहीं हैं। बस हम सब क्या करते हैं कि एक सेंट्रल लोकेशन में हम लोग सामान लेकर आते हैं और छोटी से छोटी विलेजेस में भी हम लोग ये सामान पहुंचाते हैं उस स्टोर में रखने के लिए। और वो जो स्टोर फ्रेंचाइजी पार्टनर है, तो हम लोग सब फ्रेंचाइजी स्टोर्स करते हैं, वो जो फ्रेंचाइजी पार्टनर है वो इन सब के लिए मदद करता है कि आप ये सामान वामान खरीद ले करके। और ये एक्सपीरियंस जो है हमने बहुत चेंज लेकर आए हैं। तो एक्चुअली मार्केट में क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट था? मतलब ये तो आपने आपकी तरफ से बदलाव लेके आ रहे हो बिकॉज यू आर अ गुड मैन, आप सोसाइटी में बदलाव लाना चाहते हो, बट एक्चुअली प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था कि जो आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे? तो ये हम सबको पता है कि शॉप के अंदर जाने के बाद एक्सपीरियंस चेंज होता है लोगों का करके, लेकिन आज जो मार्केट सिचुएशन है इस छोटे जगह पे और ये सब के, वहाँ पे क्या होता है कि आज भी इसको ओवर द काउंटर रिटेलिंग बोलते हैं, तो कोई किसी को अंदर आने नहीं देता है, एक है। और दूसरा चीज़ है कि ये जो स्टेपल्स प्रोडक्ट्स हैं, दाल चावल ये है, ये सब कंसिस्टेंट क्वालिटी के नहीं मिलते हैं हर जगह पे। और जो आप टीवी में देखते, जैसे रेड बुल है या फिर एक्टू पॉपकॉर्न है, ऐसे जो ब्रांड्स हैं इनका रीच मार्केट में है लेकिन बहुत छोटे जगह पे तक नहीं जाता है, क्योंकि वो कोई दुकानदार है वो बस 3 कैंस का रेड बुल क्यों खरीदेगा। हाँ। तो इन सब के जो ब्रांड्स हैं इनके सप्लाई चेन्स उतना डीप नहीं जाते हैं। तो हमने बोला कि देखो हम एक स्टोर खोलेंगे, एक ट्रक लोड सामान भेज रहे हैं, उसके साथ 4 या 5 कैन ऑफ रेड बुल चले जाएगा, तो जाएगा लोगों के पास, वो लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जो लोग बस ब्रांड्स टीवी में देखते हैं और घर के पास नहीं खरीद पाते हैं, हम उनको एक्सेस दे रहे हैं, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, और प्राइस बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे इनको सामान मिलता है। बट आजकल का जो अगर सिनारियो, अगर कंज्यूमर की डिमांड जो आप बोल रहे हो टीयर 1 में चेंज हो रही, तो टीयर 2 टीयर 3 में चेंज होने का बहुत जल्दी हो सकता है। तो ब्लिंकिट, ज़ोमैटो, ज़ेप्टो, ये जितने भी ई कॉम वाले जो क्विक कॉमर्स वाले प्लेटफॉर्म है, वो तो वहाँ पे भी जल्दी अपना परचेस कायम कर लेंगे, तब कैसे कम्पीट करेंगे? सो ये जो क्विक कॉम जो भी हम देख रहे हैं, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट या फिर ज़ेप्टो, ये सब हैं, इनके जो कंज्यूमर टारगेट हैं और हमारा जो कंज्यूमर है ये काफ़ी डिफरेंट है। ओके। मतलब मेरे को लगता है कि ब्लिंकिट और ये सब लोग, डीमार्ट, रिलायंस, ये जो मॉडर्न ट्रेड आउटलेट्स है जो ऑलरेडी स्टोर में अंदर जाके खरीदने वाले जो जनता है, इनका मार्केट शेयर बहुत कुछ लेते हैं, और बहुत ही किराना इन जगह पे जाने वाले का मार्केट शेयर थोड़ा बहुत लेते हैं। एंड थोड़ा इनके जो पैक्स हैं या फिर प्रोडक्ट्स जो मिलते हैं इन सब के लिए थोड़े एफ्लुएंट क्लास के लिए है, थोड़े अमीर लोगों के लिए है। ओके। एंड हमारा जो कंज्यूमर है
इनका मंथली इनकम है 25,000 रुपीज़ टू 75,000 रुपीज़। एंड ये लोग आज किराना या होलसेल दुकान से सामान खरीदते हैं, तो हम उनको एक बेटर एक्सपीरियंस दे रहे हैं। हाँ ये एक है, कंज्यूमर थोड़ा डिफरेंट है उनका और हमारा, और हम जिस जगह पे ऑपरेट करते हैं वो लोग डेफिनेटली आएंगे और मार्केट शेयर भी लेंगे। मे बी वो लोग 10% लेंगे या फिर 15% लेंगे मार्केट शेयर, बट मार्केट इतना बड़ा है, बहुत सारे चीज़ें को एग्जिस्ट कर सकती है। तो हमारे लिए भी एक डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी है कि नियर बाय शॉप्स में या फिर जब किसी को पूरा होल खरीदना है, आप अगर प्राइस भी कंपैरिजन कर लेते हैं, आजकल तो बहुत इन्फ्लुएंसर्स तो वीडियोस डाल ही रहे हैं कि इनका ये प्राइस ये है, इनका डीमार्ट या फिर रिलायंस में ये प्राइस है। डेफिनेटली ये क्विक कॉमर्स का थोड़ा महंगा है, एंड बिकॉज लोग कन्वीनियंस के लिए पे कर रहे हैं। हमारे जो कस्टमर्स हैं वो वैल्यू कॉन्शियस है, तो वो वैल्यू आपको हमारे स्टोर से ज़्यादा मिलेगा। ये ट्रॉली वाला कॉन्सेप्ट जो है वो कुछ एक्सपीरियंस दे रहा है लोगों को, क्योंकि जब मैं भी ट्रॉली लेके गया था तब मेरे को बड़ा अच्छा लगता था कि यार वाह ट्रॉली। फिर मेरे को एक बार एक्सपीरियंस याद है, मैं 2015 में एक बार बेंगलोर आया था, तो मैं डी मार्ट गया, तो उसकी तो ट्रॉली बहुत बड़ी होती है। मेरे को इतना सामान खरीदवाएगा क्या ये, तो एक्सपीरियंस दे रहा है ये। तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आप शेयर करोगे क्या? हमारे स्टोर्स में क्या होता है, मैंने जैसे आपको बताया था कि यार ये 800 स्क्वायर फीट स्टोर है और ये वॉक इन फॉर्मेट स्टोर है, जो अंदर जाके कुछ सामान खरीद सकते हैं लोग। तो हमने देखा कि जहाँ पे हम लोग ऑपरेट करते हैं, हम लोग वैसे पहला दुकान है जहाँ पे लोग ट्रॉली लेकर कुछ सामान खरीद सकते हैं। मेरे को याद है 2000 में जब मैं मुंबई में था, बिग बाज़ार में पहले बार मैं ट्रॉली से अंदर शॉपिंग करने गया था। काफ़ी बच्चे की तरह, मतलब वो बच्चा भी था, तो काफ़ी मज़ा आया था उस टाइम पे। और आज भी मैं देखता हूँ हमारे जब भी स्टोर खुलते हैं 3 या 4 बच्चे आते हैं और वो लोग ट्रॉली लेकर अंदर ऐसे ही घूमते हैं और उनको काफ़ी मज़ा आता है और बोलते हैं यार हमारे गांव में इतना बड़ा सुपर मार्केट आया है, ही 800 स्क्वायर फीट का ही है। आपको इधर बैंगलोर में इतने बड़े स्टोर्स देखने के बाद वो काफ़ी छोटे लगते हैं, बट उनके लिए वो काफ़ी बड़ा स्टोर है। और इससे ये भी होता है, आपने जैसे अभी बात बताया कि इतना खरीदवाया क्या डीमार्ट मुझसे, तो हमारे स्टोर में जब भी कोई ट्रॉली लेकर अंदर जाता है, उनको ये लगता है कि यार पूरा भरना है इसमें, तो वो लोग बहुत कुछ चीज़ें खरीदते हैं, बिस्किट खरीदते हैं, चिप्स खरीदते हैं, या फिर कुछ शैम्पू का डिफरेंट वेरिएंट ट्राई करते हैं, जो प्रिंगल्स ले लेते हैं कभी कभी, या रेड बुल कैन उठा लेते हैं। तो ये ट्रॉली के साथ जब शॉपिंग करते हैं, बहुत कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करने को उनको मन आती हैं और वो बहुत खुशी बाहर आते हैं। और हमने ये भी देखा है कि इंडियंस का एक मेंटालिटी होता है कि चेक बॉक्स मेंटालिटी बोलते हैं। हमको कोई जब भी काम मिलता है ना, चेक बॉक्स मतलब टिक, हाँ वो सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हमने ख़त्म कर दिया ये वाला काम। तो हमारे जब कस्टमर से बातें करते हैं, हम बोलते हैं सर मैडम मैं आपका ट्रॉली हेल्प करूँ क्या, करके हम लोग ट्राई करते हैं। तो नहीं, मेरे को ना वो अच्छा लगता है कि मैं सामान अंदर डाल दिया, तो मेरा जो पर्ची है जो मैं लेकर आती हूँ, जिसमें उन्हें टिक कर लिया है, तो वो सेटिस्फैक्शन मिलता है उन लोगों को बहुत इम्पोर्टेंटली। और एक पॉइंट और आता है इसमें कि पापा ही लेने जाते थे स्टोर पे, तो अभी क्या फैमिली एक्सपीरियंस भी कुछ इंक्रीज हुआ है ऐसा? तो जैसे हम लोग बातें कर रहे थे कि यार ये दुकान के आगे खड़ा होके सामान लेना पड़ता था, तो इसलिए पापा क्या बोलते थे कि यार बच्चे या फिर मम्मी को लेकर जाने का, वो धूप में खड़ा होने का या फिर वो धूल में खड़े रहने का ज़रूरत नहीं है करके वो खुद लेकर आते थे। बट अभी हम लोग काफ़ी प्राउड है इस बारे में बात करने के लिए कि हमारे स्टोर्स में बहुत सारे फैमिलीज आती है। पहली बार फैमिलीज स्टोर के अंदर शॉपिंग करने के लिए आ रहे हैं। एंड एक लेडी हमको बता रही थी कि ये शोरूम आने के बाद मेरे हस्बैंड ने मेरे को अंदर लेकर गया, क्योंकि अभी उनको ये दिक्कत नहीं है कि घर आने के बाद गाली पड़ेगी। बस अभी मेरे को लेकर जाते हैं, बोलते कि आप तुमको जो चाहिए वो ले लो, मेरे से मत पूछो कि यार क्या लेकर आया, कैसे लेकर आया, ये सब रेट तुम ही देख लो और क्वालिटी तुम ही देख लो, और फिर घर आने के बाद मेरे को ये झंझट नहीं चाहिए करके मेरे को लेकर चले जाते हैं। और ये लेडी जो अंदर आई है, ये बहुत एक्सप्लोर करती है। हमको लगता है कि यार जब मेल्स मतलब मर्द अंदर जाता है तो वो बहुत चीज़ें खरीदेगा, मर्द बस चेकलिस्ट में टिक करता है, औरत एक्सप्लोर करती है।
बिकॉज किचन में वो रहती हैं हर बार, साफ सफाई घर की वो करती हैं, तो वो एक्सप्लोर करने में या फिर एक्सपेरिमेंट करने में काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं। मर्द जैसे मेरे पिताजी भी मतलब काफ़ी डरते थे, जब भी शॉपिंग करके वापस आते थे मम्मी लिस्ट देखती थी, बिल देखती थी, बोलती थी कि यार कितना पड़ा, ये क्यों लेकर आ गया, मैंने ये लिखा था, ये सब होता है। हाँ बट जब वो लाके कुछ गलती भी कर देती है वो माफ, मतलब अपना गलती माफ है उनके लिए। उनको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। कोई नहीं होता है। राइट, चलो थोड़ा मार्केट की बात कर लेते हैं अपन। मेरे को ना मतलब ये रिटेल स्पेस कितना बड़ा मार्केट है, ऑनलाइन का इसका कितना % शेयर्स है, और कैसे वर्कआउट करता है, थोड़ा वो बताएंगे आप? को इंडिया में सबसे बड़ा मार्केट है रिटेल, ग्रोसरी रिटेल। उससे बड़ा मार्केट तो इंडिया में कुछ है ही नहीं, हाईएस्ट। सबसे हाईएस्ट है। क्योंकि हर बंदे को खाना खाना है या फिर घर की साफ सफाई करना है, अपने खुद का कुछ मेकअप वेकअप करना है, ये सब ग्रोसरी स्टोर से ही मिलता है। सो ये इंडिया का बिगेस्ट मार्केट है ग्रोसरी स्टोर्स। और उस ग्रोसरी स्टोर्स में जितना मैंने रिपोर्ट्स देखा हुआ है, इसमें अभी 4 सेक्शन की तरह डिवाइड करते हैं। एक है आपका जनरल ट्रेड मार्केट बोलते हैं, किराना होलसेल दुकान होते हैं। दूसरा है मॉडर्न ट्रेड बोलते हैं, आपके रिलायंस, डी मार्ट ये सब आते हैं। तीसरा था ई कॉम करके था, जो बिग बास्केट ने शुरू किया इंडिया में, तो वो लोग करते थे। अभी ये ज़ेप्टो, ब्लिंकिट ये सब जो भी आ गए हैं, ये अभी क्यू कॉम करते हैं। तो ये मार्केट 4 कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है। ई कॉम और क्यू कॉम ऑलमोस्ट क्लोजली कन्वर्ज हो रहे हैं कि वो मतलब अभी एक हो जाएंगे। जनरल ट्रेड मार्केट जो किराना होलसेल है, ये बिगेस्ट है और ये ऑलमोस्ट 90% मार्केट शेयर है इसका। मॉडर्न ट्रेड, क्यू कॉम, ई कॉम ये सबका पूरा इंडिया में 10% मार्केट शेयर हो सकता है बस। तो आप ये सप्लाई चेन मैनेज, मतलब इसकी क्वालिटी सब कुछ मेंटेन करने के लिए क्या, मतलब आपके पास क्या प्रिकॉशंस है? देखो, अगर आप ग्रोसरी स्टोर में जाते हो, 2 चीज़ें होती हैं, 2 कैटेगरीज होती हैं स्पेसिफिकली। एक है फूड होता है, दूसरा नॉन फूड होता है। नॉन फूड में आपके होम, पर्सनल केयर और टॉयलेट केयर या फिर कोई इसको क्या बोलते हैं, पूजा आइटम्स, ये सब आते हैं। फूड में आपके स्नैक्स होते हैं, बिस्किट्स, चिप्स और चॉकलेट्स ये सब होते हैं। आशीर्वाद आटा या फिर कोई इसको क्या बोलते हैं, अन्नपूर्णा आटा, दाल चावल ये सब होते हैं। और ये दाल चावल जो चीज़ है, ये पूरा अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है आज। जहाँ जहाँ ब्रांड्स बने हुए हैं, हम लोग ब्रांड से सामान लेते हैं। जहाँ जहाँ ब्रांड्स नहीं बने हुए हैं, तो हम लोग मिल्स से या फिर फार्मर से सामान खरीदते हैं। ब्रांडेड सामान है तो वो हमारे वेयरहाउस पे आ जाता है और डायरेक्टली स्टोर पे डिलीवर कर देते हैं हम लोग फॉर सेल। लेकिन अगर ये अनब्रांडेड चीज़ें जो होती हैं, दाल चावल, रेगुलर खाना वाले जो चीज़ होती हैं, ये सब हम अपने एक प्रोसेसिंग यूनिट है वहाँ पे लेकर जाते हैं। उसमें एक बहुत तगड़ा प्रोसेस चलता है। पहले उसका क्वालिटी चेक होता है कि जो दाल आया हुआ है उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है करके चेक करते हैं हम लोग, वेट ये सब सही है करके। ये 30 kg बैग्स या फिर 25 kg के बैग्स आते हैं हमारे यहाँ पे। जैसे क्वालिटी चेक पास होता है, फिर होता है फ्यूमिगेशन करके। बिकॉज जब दाल मिल से आता है या फिर कहीं और से भी आता है, थोड़े थोड़े कीड़े होते हैं एंड कीड़े निकल जाते हैं, लेकिन उनके एग्स, लार्वा जो है वो रह जाते हैं। राइट, हाँ। तो हम लोग क्या करते हैं, फ्यूमिगेशन करते हैं, जिसमें ये सब चीज़ें भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाते हैं। तो वो 1 हफ्ते का फ्यूमिगेशन प्रोसेस है। उसके बाद फिर वो क्लीनिंग होता है उसका। तो हमारे पास सीविंग मशीन्स हैं या फिर कोई डी स्टोनर्स होते हैं, ये सब मशीन्स में हमारा क्लीनिंग होता है। फिर कलर सॉर्टेक्स होता है, हमारा सॉर्टिंग मशीन होता है, जहाँ पे उसमें वो फिर ये पूरा सामान सॉर्टिंग मशीन में जाता है, जहाँ हम लोग देखते हैं कि यार इसका कलर वलर भी बहुत कंसिस्टेंट रहें, क्वालिटी ऑफ ग्रेन भी कंसिस्टेंट रहें, और फिर वो पैकिंग में जाता है। जैसे ये पैक होता है, फिर हमारा वेयरहाउस चले जाता है प्रोसेसिंग सेंटर से, जहाँ से फिर वो स्टोर पे चले जाता है। तो अभी आप इतने सारे, मतलब आपके पास शायद 120 स्टोर है, राइट? 120 स्टोर है। सो ऑन एन एवरेज कितना रेवेन्यू करते हैं ये लोग, और सबसे कम कौन सा भी करता है, सबसे हाई कौन सा भी करता है, और क्या इम्प्रूवमेंट आप देख रहे हो?
हमारा अभी 120 स्टोर हैं और एवरेज हमारा अराउंड 10 लाख का एवरेज करते हैं स्टोर्स। एक स्टोर कर रहा है 10 लाख? एक स्टोर वेरी मतलब बिग थिंग। 500-600 स्क्वायर फीट के स्टोर से हम लोग 10 लाख का एवरेज करते हैं। और हमारे जो काफ़ी बेस्ट परफॉर्मिंग स्टोर है तो वो तो 26 लाख करता है महीने का। तो कैसे, कहाँ पे ये स्टोर? ये स्टोर बिल्कुल रिलायंस के बगले में है, कड़पा में है। ये हमारा एक टाउन है कड़पा करके, जहाँ पे हमारे 20 स्टोर हैं। तो वहाँ पे बस रिलायंस के बगल में है ये स्टोर। तो कैसे कर रहा है रिलायंस के बगल में 26 लाख? तो ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसाइट है हमको जो मिला था कि रिलायंस के ओपन होने से पहले ये कुछ 17-18 लाख करता था बिजनेस। वो स्टोर काफ़ी पुराना स्टोर है बट वो अच्छा धंधा करता भी था। स्टोर पार्टनर काफ़ी मेहनती हैं, काफ़ी मोटिवेटेड है, करते थे भी। बट जैसे रिलायंस खुला बहुत सारे लोग आने लगे और उसके वजह से वो जो लोग रिलायंस में जो कुछ सामान ढूंढते हैं, रिलायंस और ये जो बड़े चेन्स होते हैं ये बहुत ही स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स रखते हैं। लोकल टेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप अगर कुछ आटा खरीदते हो, राजस्थान में जैसे आटा खाते हैं या फिर यूपी में जो आटा खाते हैं, आंध्रा में जो आटा खाते हैं, थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है या फिर कुछ मसाले में वेरिएशन होता है। कड़पा जैसे टाउन है वहाँ पे बहुत ही तीखी मिर्ची खाते हैं लोग। तो अब कोई नॉर्थ के चिल्ली पाउडर लेके यहाँ पे बेचना चाहते हो तो नहीं बिकता इतना आसानी से। तो हमारा जो प्रोडक्ट का असॉर्टमेंट है, जो सामान है, वो काफ़ी लोकल टेस्ट के लिए हिसाब से बना हुआ है। तो लोग वहाँ पे कुछ डिस्काउंटेड सामान ले लेते हैं लेकिन यहाँ पे आके अपना टेस्ट के हिसाब से सामान खरीदते हैं। तो इसके वजह से कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जब भी ये बड़े स्टोर्स में जाते हैं तो आपको ये लोग बड़े पैक्स बेचना चाहते हैं। मैंने आपको जैसे बताया था कि यार हमारे एक कस्टमर, एक फैमिली का 25,000 का इनकम है, तो इनका मंथली ग्रॉसरी का शॉपिंग बजट होता है 3,000 रुपये के आसपास। आप अगर ये बड़े स्टोर्स में जाते हैं तो आपको दिखता है कि यार 650 ml पे या फिर 700 ml 800 ml पे बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलता है शैम्पू पे। सही है, मतलब बहुत अच्छा डिस्काउंट देते हैं वो लोग। बट 3,000 रुपये का मंथली बास्केट में अगर आप बोल रहे हो कि 700 रुपये का शैम्पू खरीद लो तो बचेगा क्या? नहीं। दाल चावल तो हर किसी को खरीदना ही है, तो उसके लिए कुछ बचता नहीं है। तो ये लोग, कुछ लोग हैं डेफिनेटली जो उसको अफोर्ड कर पाते हैं वो खरीद लेते हैं, बट बहुत सारे जो हमारे कस्टमर्स हैं उनके लिए वो डिस्काउंट अच्छा भी है लेकिन उनके पहुंच से बाहर है। तो हमारे स्टोर में उनके लिए 100 ml का, 200 ml का या फिर शैम्पू के सैचेट्स मिल जाते हैं। तो इसलिए हमारे स्टोर्स में कस्टमर्स को काफ़ी इंटरेस्ट मिलता है। कुछ सामान वहीं पे खरीदते हैं बट आके उनका फुल बास्केट हमारे यहाँ पे खरीद के घर चले जाते हैं। वाह। तो ये रिटेल स्टोर के लिए सबसे बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है क्या? क्या चीज़ है इनके लिए, मतलब ये और अच्छा बिजनेस कर सके? चलो एक स्टोर है जो 26 लाख कर रहा है बट कुछ 2-3 लाख भी कर रहे होंगे, 4 लाख भी कर रहे होंगे। सो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है कि वो भी अपना बिजनेस अच्छा कर सके? रिटेल का एक सबसे बड़ा फिलॉसफी होता है कि इसको बोलते हैं इंग्लिश टर्म में कैश साइकिल्स बोलते हैं। बहुत सारे रिटेलर्स जो फंस जाते हैं वो मार्जिन को सोच के फंस जाते हैं। हमारा जब हम लोग बहुत ही मार्केट रिसर्च कर रहे थे, हमने एक डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ा और उनसे पूछा कि हमको इस टाउन में सबसे बेहतर करने वाला रिटेल स्टोर दिखाइए करके। तो वो लेकर गए हमको एक जगह पे और हमको उन्होंने बताया कि ये जो स्टोर है ये मेरे से बहुत ज़्यादा सामान लेता है करके, और ये बहुत ही अच्छा स्टोर है। उसके जस्ट ऑपोजिट में एक और स्टोर था। उस स्टोर में काफ़ी भीड़ था, जो उन्होंने बताया था कि अच्छा स्टोर है। और एक और जो स्टोर था जिसमें इतने सारा भीड़ नहीं था, और हमने उनसे पूछा कि यार ये स्टोर में भीड़ क्यों नहीं है? दोनों तो मतलब सिमिलर फॉर्मेट है, सब कुछ सेम है इन दोनों में, क्या डिफरेंस है? उन्होंने हम लोग को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताया। उन्होंने बोला, सर ये बंदा जो है, मैं अगर उसको 100 रुपये का प्रोडक्ट देता हूँ, ये क्या करते हैं, उनके पास अगर मार्जिन 8%, दोनों को एक ही मार्जिन देता हूँ मैं, 8% का मार्जिन देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ये क्या करते हैं, ये ना 4 रुपये कम करके
डिस्काउंट में सामान देते हैं कस्टमर को। और ये बंदा जो है, जो नॉर्मली धंधा चलाता है, वो पूरा 8% का मार्जिन अपने पास ही रखता है। ये जो 4% डिस्काउंट देने वाले जो बंदे हैं ना, वो बहुत बार सामान रोटेट करता है। उसी 100 रुपए से वो 5 बार सामान खरीदता है। इससे क्या होता है, वो 5 बार में 4 रुपए कमा रहा है, 20 रुपए कमा रहा है। स्मार्ट बनिया है ये। और ये जो बंदा है, जिसको लग रहा है कि मेरे को तो 8 रुपए कमाना ही कमाना है, तो ये बस एक बार सामान बेच पाता है। ये 8 रुपए कमा रहा है, लगता है कि 8% कमाया मैंने, इसको लगता है मैंने 4% कमाया, लेकिन 20 रुपए कमाए इसने। बिकॉज ये डीमार्ट का भी यही फिलॉसफी है, अपने पास मार्जिन कम रखो, कस्टमर को डिस्काउंट दो, और ये रेगुलरली रोटेशन में बिजनेस चलता है। ये है बिजनेस, असली बिजनेस। और कोई टेक्नोलॉजी आप इसमें यूज़ कर रहे हो क्या? कोई टेक, या फिर डायरेक्ट सब अभी भी ऑफलाइन ही चल रहा है सब कुछ? नहीं, पूरा हमारा ये सारे जो स्टोर्स हैं हमारे टेक्नोलॉजिकली एम्पावर्ड हैं, और हमारे स्टोर में हमारा खुद का POS मशीन चलता है। हमारा एक खुद का लिखा हुआ सॉफ्टवेयर है ये। और ये सॉफ्टवेयर का भी काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसाइट हमारे रिसर्च में ये आया है कि हम बैंगलोर में भी बहुत सारे स्टोर्स पे जाते थे और पूछते थे कि यार, आप POS मशीन जो है, उनका जो बिलिंग मशीन है, आप उनको ना कैलकुलेटर की तरह यूज़ करते हैं, बिलिंग मशीन की तरह यूज़ नहीं करते हैं। क्योंकि जब वो लोग बिलिंग मशीन खरीदते हैं, कोई आके उनको पूरा डेटा इन्वर्ट करके चले जाता है, और फिर जब नए SKUs आते हैं या फिर नए MRPs आते हैं, ये डेटा अपडेट करना उनके लिए इतना आसान चीज़ नहीं है। और हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जब हमने सॉफ्टवेयर बनाया हुआ, ये डेटा पूरा हम फीड कर देते हैं, और हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए भी काफ़ी ईजी है। अच्छा, आप ही फीड करके दे देते हो कि इतनी इन्वेंट्री तुम्हारे इसमें जा रही है, इतना इन्वेंट्री है, ये इसका रेट है, आप रिकमेंडेड रेट है, आप इसको थोड़ा ऊपर नीचे करना चाहते तो कर सकते हैं। तो सारे जो MRPs हैं वो सब उसी के अंदर रहते हैं, तो बिलिंग कर सकते हैं आसानी से। और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमने बनाए हुए हैं इसमें, कि ये हम लोग ना, ये माइंडसेट से हमने धंधा बनाया है सुपर के का। इंडियंस सेविंग माइंडसेट से धंधा करते हैं कि मेरे को इतना सेव करना है करके। जब हम घर में भी देखते हैं, हम सब लोग सेविंग्स करके बारे में बात करते हैं। 100 रुपये कमा रहे हैं तो हम लोग 8 रुपये या फिर 10 रुपये 20 रुपये कैसे सेव करने के लिए कोशिश रहती है अपनी। कभी ये नहीं सोचते कि यार 100 रुपये जो कमा रहा हूँ 200 कैसे कमाऊँ मैं। नहीं सोचते, ये कभी नहीं सोचते। हमारे इंडिया में जो भी POS मशीन्स बने हुए हैं, वो सब इसी मेंटालिटी से बने हुए हैं, और सब बोलते हैं कि यार मैं ना इस दुकानदार को पैसा बचाने के लिए मदद करूंगा। बट कभी किसी ने ये चीज़ें नहीं बनाया कि यार मैं और कैसे सेल करने के लिए एम्पावर करो उसको, उसके बारे में किसी ने सोचा नहीं है। तो हमारा जो POS मशीन है वो सेल करने के लिए हेल्प करता है। अगर आप हमारे स्टोर में आते हो और आप बस कुछ चॉकलेट करके खरीद के चले जा रहे हो, हमारा POS मशीन रिकमेंड करता है किसी बंदे को, स्टोर पार्टनर को, आप इनको बताइए ये चॉकलेट के साथ ये चिप्स भी खरीद लें तो इनको 2 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। अब जब बिग बास्केट कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट में जाते हो तो वो बोलते हैं अगर आपने कुछ शर्ट खरीद लिया तो वो लोग रिकमेंड करते हैं आप पैंट भी खरीद लो, सस्ता मिलेगा करके। तो ये रिकमेंडेशन सिस्टम जो है बहुत ही पावरफुल है, तो हमने हमारे POS मशीन में बिल्ड किया हुआ है। तो आप हमारे स्टोर में आते हो तो आपको कुछ ना कुछ अच्छा ऑफर मिलता है, और ये रिकमेंडेशन आपके प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ परचेजेस के हिसाब से मिलता है। अगर मेरे को पता है कि आप मेरे स्टोर में पिछले 1 साल से आ रहे हो और आप पूरा पिछले 5 महीने में आपने कभी मेरे से तेल नहीं खरीदा, तो हम रिकमेंड करेंगे स्टोर पार्टनर को या फ्रेंचाइजी पार्टनर को, इनको अपना तेल 10 रुपये में सस्ते में बेच देना। तो फिर आपका साइकिल फिर से शुरू हो जाता है। अच्छे रिटेलर्स ये नॉर्मली कर लेते हैं। हमारा जो सिस्टम है वो और एडवांस्ड AI ये सब यूज़ करके हमने बनाया हुआ है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिकमेंडेशन देता है और कस्टमर को बेटर फीलिंग मिलती है इससे। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि आपकी पूरी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी ये रिटेल वाली है, इसका समराइज बताओ कि क्या है, लोगों को अगर करना है तो वास्तव में पैसा कैसे कमा पाएंगे? क्योंकि रिटेल बिजनेस मैंने भी देखा है, मैं भी मेरे गाँव जाता हूँ तब
पर्ची काट रहे हैं, अच्छा क्या सामान है, ये चाहिए, ये ले लो, दे दिया, तो इसी तरह से बात करते हैं। तो उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहते हो आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि यार वो भी अपना बिजनेस बहुत अच्छा बढ़ा सके? मेरे घर वाले भी या फिर मेरे कोफाउंडर के घर वाले भी यही पर्ची काटने वाले काम करते हैं, और जब हम लोग उनसे बातें करते हैं हमने उनमें ये देखा है कि यार एक चीज़ है कि सबको ग्रो होने का मन होता है, लेकिन वो ग्रो होने के लिए जो मेहनत करना चाहिए या फिर जो कैपिटल इन्वेस्ट करके जो चेंज लेकर आना चाहिए उसके लिए तैयार नहीं होता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ये जो चेंज करने की जो रेजिस्टेंस होती है ना, वो प्रॉब्लम है। रिटेल बिजनेस बहुत ही बोरिंग पैसे बनाने वाली बिजनेस है, बट उसमें आपको हर बार चेंज करते रहनी पड़ती है। अपने अगर एक ही ब्रांड कंसिस्टेंटली अगर कस्टमर को बेच रहे हो आप तो पैसा नहीं कमा पाओगे। कस्टमर का ब्रांड प्रेफरेंस चेंज करो, आप पैसे कमाएंगे। आप कस्टमर अगर आपसे 1000 रुपये का सामान खरीद रहा है तब आप इतना पैसा नहीं बना पाएंगे, बट अगर आप उनका 2000 रुपये का बास्केट करवा सकते हैं तो आप पैसे बनाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली करना पड़ेगा, और आपको हर बार सीखना पड़ेगा कि यार मार्केट में क्या नया चीज़ आया है, और वो कस्टमर को रिकमेंड करता रहना पड़ेगा। या फिर आप जो है वो एक क्या बोलते हैं मशीन की तरह काम करोगे। आपको थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा, बहुत जानकारी लेनी होती है, और फिर उसको कस्टमर के लिए एक्सप्लेन करनी पड़ती है। कस्टमर को समझना पड़ता है और उनको बताना है कि सर अपनी ये सब ले रहे हो तो ये भी ले लो, या फिर कुछ रिकमेंड करो, कुछ अपसेल करो, क्रॉस सेल करो, तभी आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। और आपका फॉर्मेट अगर चेंज करना है तो आपको वो रेडी रहना है। ये नहीं बोलना है कि यार मैं तो गले पे बैठ के ऐसे पैसे कमा रहा हूँ तो मैं कंटिन्यू ऐसे ही करूँगा। दुनिया बदल रही है, हाँ, सब लोग इंस्टाग्राम रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, तो वो लोग को वैरायटी चाहिए तो आपको बदलना भी पड़ेगा। तो मतलब आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में बिलीव करते हो? डेफिनेटली बिलीव करता हूँ, क्योंकि मैंने देखा हुआ है जब भी मैं इन छोटे जगह पे भी जाता हूँ और लोगों से बातें करता हूँ या उनके घर में रहता हूँ, मैंने देखा है यार हर बार हर दुकान में दुकानदार रील्स देखते रहते हैं, क्योंकि हर बार तो कस्टमर नहीं होता है। जब कस्टमर नहीं होता है तो रील्स देखते रहते हैं, और जो दुकान में छोटू है वो भी रील्स देखता रहता है। तो अभी इंस्टाग्राम रील्स या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स अपने लाइफ के हिस्से हो गए। हाँ, थैंक यू सो मच अनिल सर। थैंक यू अभिषेक। काफ़ी इंसाइटफुल पॉडकास्ट था, एंड मेरे को तो रिटेल इंडस्ट्री के बारे में पूरा आपने समझा दिया कि क्या रिटेल इंडस्ट्री में मेरा जो सोचने का तरीका था ना वो बहुत डिफरेंट था कि यार ये रिटेल इंडस्ट्री कैसे काम कर रही होगी, कैसे क्या कर रहे होंगे लोग, कितना पैसा कमा रहे होंगे, बट जो आपने मेरे को इंसाइट दिया दैट वाज वेरी डिफरेंट अभी। और कितना बड़ा मार्केट है, बहुत ही बड़ा मार्केट है, और मेरे को लगता है कि बहुत लोगों को ये बिजनेस करना भी चाहिए। भाई। जैसे सुपर के का एक चेन है, 120 स्टोर है, आंध्रा में ही है। मेरे को लगता है कि यार पूरे इंडिया में ऐसे 20 या 30 रिटेल चेन्स बनेंगे भी इंडिया में, और बहुत लोगों को आके ये करना चाहिए। मैं खुद भी एक बार बहुत पहले सोचता था ऐसा कि यार मैं भी, आप जो सोच रहे हो मैं भी ऐसा कुछ बढ़िया स्टोर बना के दूँ बंदे को, पर वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि करना कैसे है, तो मेरे को भी दिमाग में आया नहीं कैसे कर सकते, बट इट्स अ गुड थिंग यू हैव डन इट। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।